Finally, we comes to the last topic of this chapter 3, that is known as gravitation. Okay, chapter 3, 3E, gravitation. ज़्यादा समय इसमें भी नहीं लेंगे तुम्हारा. इसमें हम सबसे पहले तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़ा देते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक. According to Sir Isaac Newton, suppose that you have 2 point masses m1 and m2 kept at a distance r apart. Then you know that due to the mass properties they will attract each other. They will attract each other. तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ऐसे. तो अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. अब इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी को क्लब कर देंगे हम. F is directly proportional to m1 m2 upon r square, या F is equal to g times m1 m2 upon r square. ठीक, F is equal to g times m1 m2 upon r square. ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है. अब यहाँ पर आपको एक नया टर्म दिखाई दे रहा है. What is G? G क्या है? What is G? Where G is constant of proportionality. याद रखिएगा, न्यूमेरिकल proportionality. ठीक, where G is constant of proportionality. G की जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली मेथड की गई वो ये थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर. ये एक्सपेरिमेंटल मेजर्ड वैल्यू है. ठीक है, याद रखिएगा इसको. जैसे मान लीजिए ये फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 ड्यू टू 2 है और ये फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 ड्यू टू 1 है. ये सर आइजैक न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है कि ये मास इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये मास इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है बेटा. ठीक, तो अब आपके लिए हम स्टेटमेंट भी लिख देते हैं. इसका स्टेटमेंट क्या है? सर आइजैक न्यूटन का जो स्टेटमेंट है वो ये कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two masses is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक, ये उनका लॉ है. अब इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा. वीडियो को पॉज करिए, उसे की टाइम कम है, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. वीडियो को पॉज कीजिए, सो नोट कीजिए, हम इसे रिवाइज कर रहे हैं. So here are the two node point
ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, एक पॉइंट तो ये नोट करने लायक। और दूसरा ये कि जैसे सन और मून के बीच में, अर्थ और सन के बीच में, या फिर अर्थ और अदर प्लैनेट के बीच में, मतलब जहाँ पे हैवी मासेस हैं वहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंट है। और ऑर्डिनरी बॉडीज़ के बीच में, जैसे कि मान लीजिए कि 50 किलो का और एक 100 किलो का दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10-20 मीटर की दूरी पर, तो उनके बीच में फिर इस फोर्स का कोई सिग्निफिकेंट मतलब नहीं रह जाता। उसकी वजह क्या है? ऑर्डिनरी बॉडीज बिकॉज ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ जी, बिकॉज ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल वैल्यूज़ की वजह से ऐसा होता है। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देखो इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। मान लो ये अर्थ का इस सरफेस है, ये आर उसकी रेडियस है, ये उसका सेंटर है जहाँ उसका मास m है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है। ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया है फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो बेटा इस मास और इस मास के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, लगेगा ना। उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? F इज इक्वल टू जी टाइम्स m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कब बन जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स? व्हेन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन is called force of gravity if one mass is necessarily earth, जैसे कि हम अर्थ पे रहते हैं इसलिए हमने necessarily earth। अगर एक मास हम अर्थ का कंसीडर कर लेंगे और दूसरी किसी भी मास को हम कंसीडर करेंगे, तो वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसका नाम हम बदल कर क्या रख देंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी रख देंगे। उसका नाम बदल कर हम क्या रख देंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी रख देंगे। अच्छा, अब यहीं पर एक चीज़ और बता दूं, द रेट बाई विच एक्चुअली, चलो अच्छा इसको वीडियो को पास करके इसे नोट कर लो और फिर हम आगे लिख देते हैं। ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब तो समझ ही चुका है व्हाट इज द ग्रेविटी फोर्स। द एक्सीलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी due to force of gravity, force of gravity is called acceleration due to gravity। और the acceleration by which body is fall freely towards the surface of earth is called एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको जी से डिनोट करते हैं। ठीक, जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट द जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8, और न्यूमेरिकल वैल्यू में इसे हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये एट सी लेवल है बेटा। ठीक है, इसलिए इसे हम मेंशन कर दे रहे हैं। तो ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको भी हमने डिफाइन कर दिया।
अब छोटे जी और बड़े जी में रिश्ता क्या है? रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन क्या है? वो रिलेशन देखो, ये डिस्टेंस हम आर मान लें, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ है हमारी, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, इसका वेट mg है। जाहिर सी बात है ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा fg। मास, ये मास बॉडी, मैसिव बॉडी अर्थ को अपनी तरफ, और अर्थ मैसिव बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो ये डायग्राम में देख लो, mg की वैल्यू fg के अपोजिट है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक। तो mg तो आप जानते हैं फार्मूला, mg का फार्मूला क्या होता है? mg क्या होता है? वेट का फार्मूला होता है। तो m इंटू जी, ये क्या है? वेट ऑफ द बॉडी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? g टाइम्स m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। तो m से m कैंसिल हो गया, g की वैल्यू क्या आ गई? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हमने एक नतीजा निकाला, क्या नतीजा निकाला? g डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 मास ऑफ द अर्थ, और नंबर 2 रेडियस ऑफ द अर्थ। अच्छा, ये प्लेनेट की यूनिक प्रॉपर्टी होती है, रेडियस ऑफ द अर्थ। अच्छा, एक बात और नोट कर लो, g इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट हेवनली बॉडीज। हर जगह g की वैल्यू सेम नहीं होती, लेकिन कैपिटल G की वैल्यू सेम होती है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। g इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट हेवनली बॉडीज। मैं हेवनली बॉडीज इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि स्टार्स भी आ जाए, प्लैनेट भी आ जाए, सब कुछ आए, हेवनली बॉडीज। और ये हर हेवनली बॉडी के उसके अपने मास और उसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, इसे भी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको फ्री फॉल के कुछ इक्वेशंस बताएंगे, फ्री फॉल के कुछ इक्वेशंस, ठीक है। तो ये इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, मैं डिलीट कर रहा हूँ। फ्री फॉल, केस 1, मान लो एक हाइट है h, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट गिराया जाता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होंगे? v की वैल्यू gt हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन g डायरेक्टेड डाउनवर्ड है, और s की वैल्यू हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर की वैल्यू ट्वाइस gh। वही तीनों इक्वेशन जो हमने लीनियर मोशन के लिए किए थे वो इसके लिए हैं। केस 2 देखिएगा, केस 2 में केस 2 में मान लेते हैं कि अब हम इस ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऐसे फेंक रहे हैं सीधा, तो g भी नीचे, तब क्या होगा बेटा? तब v की वैल्यू u प्लस gt होगी, और s की वैल्यू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होगी। और सॉरी, s नहीं लिखो बेटा, यहाँ पे हाइट है ना, h लिखो, h की वैल्यू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस gh। केस नंबर 3 देखो,
अब हमने नीचे से प्रोजेक्ट किया है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे ही काम करेगा, इसलिए यहाँ v की वैल्यू u माइनस जी टी हो जाएगी, h की वैल्यू यहाँ माइनस h रहेगा और यहाँ u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर की वैल्यू u स्क्वायर माइनस 2gh रहेगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर बॉडी अपवर्ड फेंकी जाती है तो हमने डायरेक्शन आपको तीनों में मेंशन कर दी, तीनों के अलग अलग इक्वेशंस बता दिए। मास और वेट की डेफिनेशन आप अपनी किताब से नोट कर लीजिएगा और एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को अपनी कॉपी पर बना लीजिएगा। दैट्स ऑल, दिस इज चैप्टर 3E is finished. Your 50% syllabus of 6 monthly exam is already covered. Thank you.